चंदर चुप रहा। बिंती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिसको डांट रही थी उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हैं। उसने कहना है कि अब शादी अगहन पूछ के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए। वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिंती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिंती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला बारह के मुंह पर कैसा ऊपर उठ रहा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पीठ तक में चंदन रूली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी डालकर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराए। उस विशाल मांसपिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवार गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, ओहो हो, सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्टान पाया। अब जरा शरबत उर्बत मिल जाए तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ऊट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की हलास, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीच ले हैं। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ का एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी खाक खाक कर उठे और एक सांस में शरबत गले तक नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनती स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ न खावे। आप बहुत सत्कार किए, हम यहीं से छक गए। आपको देखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो। और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ा मिलाइन है कि बरपक्ष और कन्या पक्ष दुल्हन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तो उन कॉलेज में प्रोफेसर, और उहार हमारा सार लड़का केर मामा जोन है तो उन डाकघर में मुंशी हैं। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे से तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह ना रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ और तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वह बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपये नजर नाना आ जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा प्रयाग नहाने आएंगे तो उनका रोचना का एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जो से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी में हाथ उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चलिए अब। और ₹1 लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ ₹5 का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा, आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने बुआ जी को नोट देते हुए कहा, लो, ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को 5 का नोट। देखा तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए एक कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब ले लिए, और देत की दाई पेट पिरात है झूठा पिटौत का। अरे राम, चाहे तो जमदूत ई हलास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाई हैं। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अबहिन तक बिनती का पता नहीं, और वो तुर्कन मलेच्छन के यहाँ कुछ खा पी लिहिस तो हमारे यहाँ का गुजारा ना ही ना हो ओका। बड़ी आज़ाद हो गई है सुधा की सह पाई के। आवे देव, आज हम भद्रा उतारित ही। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से 1 गिलास पानी मांगा। बुआ ने 1 गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पिया करो बेटा।
बेटा कुछ खाए का दे? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीते हुए सोचना लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों हैं? इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई दी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काटते। चल हट ओहर, पहले नहाई जाई के कुछ खाए तो नहीं रहे। अत्ती देर कहाँ घूमत रहे? हम खूब अच्छी तरह जानत हूँ हमार नाक कटाइए के रही वो पतोरियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर थी, ऊंधे मुंह तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से इतने असीम दुलार वैभव और स्नेह में पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही संगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है या तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई और खाट पर बैठी गई। अरे बिनती कैसी पड़ी हो? अच्छा तुम ही हो चंदर। बिनती उठो, उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक निश्चेष्ट पड़ी थी सुधा के ममता भरे स्पष्ट पर फूट फूट कर रो पड़ी। सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए। घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस बेचारी पर भी अपना रोब झाड़ने लगो। इससे अभी तक कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती को कुछ? बस यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा, तो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निभाए न वैसे निभाए, ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है या? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था। चंदर बोला, अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर से सकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली, अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे, उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम भी इसे फंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती की ओर बढ़ाया और कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो रो क्यों रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो यह सोच रही है कहीं वो भी न मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा। बिनती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोएगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिनती पहले तो हंसी से लोटपोट हो गई थी, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिनती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू लिया इसीलिए? सुधा हंसकर बोली, ए चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिनती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिनती और फूल का खूब जोड़ मिला। दोनों खूब गाती हैं। बिनती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा है। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त है सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आज
आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो। अब हमारा इम्तिहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब इतना कोर्स बाकी है तुम्हारा। कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी जो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी, अब दोहराना है। लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चले हम? अरे बैठो, फिर जाने के दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था, या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक निकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया चूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघली हुई सी उदासी और बावी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एकटक देखता जा रहा था, एकटक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल अपरिचित है, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का व्यक्ति। चंदर, चंदर, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर, और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी वह मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने हाथ पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा। सुधा, क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था वह आवाज चंदर की नहीं थी, न जाने कहां से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है बिनती? एक गिलास पानी ले आओ जल्दी से, सुधा ने आवाज दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गोरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई थी। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती, जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलते हैं अभी, काट काट के गाड़ दे यहीं, मुटकी कहीं की। खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हराम हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या कह रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतना चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, यह बिनती बड़ी खुश है। यह तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताजुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही तो वह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इसे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वह वही करना होगा जो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताजुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह
फैलाकर, हाँ नचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर रंग जमाओगे? मेरा ब्याह? सुधा ने मुंह बिछाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो। तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा, इस कामरेड को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कामरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश है, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो। सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा। सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा, पापा की जान बचाने के लिए एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आए। लिख दिया। हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे। सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। हम कोई बेवकूफ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीति बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है। चंदर ने बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही ना चले। सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म है और सिनेमा देखना है जरा। चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ, जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के। सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम तो लड़कियों में से थोड़े ही हो। तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए निकाल कर वह बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकेंड शो हो जाए। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए। तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। ओह, तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ। सुधा ने कहा। मंगाओ। चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया। और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लान में बैठा था और घुटनों पर हाथ ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर एक पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और दूसरा बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो, जैसे वह जगमगाता सितारा जिसे देखकर वीट्स ने अपनी आखिरी सानेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर वह फिर चंदर की गर्दन पर सवार न हो जाए, लेकिन बर्टी कुछ नहीं बोला। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर ही गया था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज न हो जाए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ नहीं कहता, और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वह उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह धीरे धीरे हट गया, और इधर वह विश्वास करने लगा है कि सचमुच वह साजिद को प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने फूल को प्यार करना छोड़ दिया।